मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम, ये तो समझ गए क्या होते हैं? हाँ सर समझ गए। अब करना क्या है, कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूं रुको, शांति रखो, सब मिलेगा, हाँ सब्र करो। AS11 बोलता है कि जो मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि उसके बदले में आपको एक फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश रिसीवेबल या पेबल है, वो भाव नहीं है जो रिकॉर्ड किया था 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले। आज का भाव कि आज वो लायबिलिटी, वो असेट्स की वर्थ क्या हो गई है, और कल वो और चेंज हो जाएगी। अब वो कल जो चेंज होगी, कल की कल देखेंगे, आज का हिसाब बताओ क्या है। तो सरकार AS11 सेज कि फॉर मॉनेटरी आइटम्स you have to apply, for monetary items you have to apply closing rate, you have to apply closing rate। और मॉनेटरी आइटम्स में आएगा क्या क्या? सर अभी बताया और कई बार बता चुके हैं, फिर भी एक बार लास्ट टाइम बता देते हैं। डेटर्स और बिल रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस है। कैश एंड बैंक बैलेंस, एक बात सोचो यार, अपने जो ब्रांच वगैरह हैं, या मैं एक बड़ी कंपनी हूं, मेरे तो साहब खाते खुले हुए हैं, US में भी खुला हुआ है, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेमेंट वहां पे भी होते हैं। तो फिर उस केस में मेरे पास कैश और बैंक बैलेंस है इन डॉलर, तो अब वो आपकी बैलेंस शीट में आएगा? बोले हाँ आएगा, क्योंकि मेरा है। तो जब आपकी बैलेंस शीट में आएगा तो कौन से भाव पे आएगा? सर वो तो प्योर हार्ड कैश है, अभी की अभी रुपए में कन्वर्ट हो सकता है। तो आज अगर रुपए में कन्वर्ट हुआ तो कितने में होगा? आज के भाव पे, मतलब ईयर एंड का भाव। तो कैश एंड बैंक बैलेंस, लोन्स गिवन, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आप कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करते हो, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन टेकन, इन सभी के लिए हम यूज करेंगे क्लोजिंग रेट। अब क्रेडिटर को जब मैंने रिकॉर्ड किया था, क्रेडिटर को मैंने रिकॉर्ड किया था $1000 से, और जिस दिन रिकॉर्ड किया था उस दिन भाव था 75। आज क्लोजिंग रेट है 74, तो 1000 इंटू 74 और 1000 इंटू 75। तो जब लायबिलिटी ओरिजिनली बुक करी थी तब वो 75,000 की थी, और आज भी लायबिलिटी $1000 की है, बट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट आज मेरी लायबिलिटी 1000 रुपये कम हो गई। तो बाकायदा मैं इस 1000 को एक्सचेंज डिफरेंस खाते में लेके जाऊंगा, एक्सचेंज डिफरेंस P&L में चार्ज भी करूंगा। बोले हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आज उस लायबिलिटी की वर्थ अब 75,000 रुपये नहीं है। लायबिलिटी तो $1000 की है, लेकिन उसमें जो इन्वॉल्व करेंसी का फ्लक्चुएशन है, उस कारण से आज मुझे 1000 का फायदा हो गया है। तो जो ओरिजिनली रिपोर्टेड डेट पर, ओरिजिनली रिकॉर्डेड डेट पर मैंने लायबिलिटी बुक करी थी या एसेट बुक करी थी, और आज जब मैं एसेट और लायबिलिटी को रीस्टेट कर रहा हूं, तो उससे जो रिजल्टिंग डिफरेंस अराइज होगा, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट एक्सेप्ट एक छोटू सा कुछ एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज पैरा 46A। सर ये क्या बला है? ये बोलता है कि अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी लोन ले रखा है, बस किसकी बात करता है? फॉरेन करेंसी लोन की, सबकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी बात कर रहा है। यानी बाकी केस में 1 2 3 4 5 6 7 इन सब जगह आपको वही करना है, क्लोजिंग रेट लिखो, और जो प्रॉफिट या लॉस हो वो P&L में लेके जाओ। इसको भी क्लोजिंग रेट पे ही लिखो, लेकिन P&L में लेके जाना है या नहीं जाना है, इसके लिए पैरा 46A ने आपको विकल्प दिया है। यानी वैल्यू तो ये भी क्लोजिंग रेट पे ही होगा, यानी ऑल मॉनेटरी आइटम शुड बी कन्वर्टेड एट क्लोजिंग रेट एक्सेप्ट दिस। बाकी सब जगह जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब P&L में जाएगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो प्रॉफिट और लॉस है उसके लिए कुछ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और वो ऑप्शन क्या है कि अगर हमने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, इफ वी हैव टेकन अ लोन इन फॉरेन करेंसी, क्यों लिया है? मैंने बताया था कि फॉरेन करेंसी में जो लोन मिलता है वो सस्ती कॉस्ट पे मिलता है एज कंपेयर टू एनी अदर लोकल करेंसी बोरोइंग। अगर ये लोन आपने किसी फिक्स एसेट्स के एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, अगर
आपने किसी फिक्स असेट्स के कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया है और ईयर एंड पर उस लोन का आपने वैल्यूएशन किया, क्लोजिंग रेट पर किया। इससे हुआ क्या सर, समझो। आपने मान लो फर्ज करो, फर्ज सर, फर्ज तो बड़ा खतरनाक शब्द है। हाँ, फर्ज करो, फर्ज कि आपने लोन लिया 1 अप्रैल 21 को। कितना लोन लिया? 1 मिलियन। जिस दिन लोन लिया उस दिन एक्सचेंज रेशो था $1 = 75। तो बेसिकली 75 × 1 मिलियन यानी 75 मिलियन इंडियन रुपीस। इतने अमाउंट पे आपकी लायबिलिटी बुक हो गई। आप ये लोन का रीपेमेंट करेंगे 2 साल बाद एज पर द एग्रीमेंट। फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट पेबल है, आज हो या 6 महीने के अंदर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट पेबल होना चाहिए। अब क्या हुआ, जब ईयर एंड आया 31 मार्च 22 को तो यही रेट बढ़ के 76 हो गया। तो आज आपकी लायबिलिटी में बैठे ठाले कितना? 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए का बर्डन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि एक्सचेंज रेट $1 पर डॉलर से बढ़ गया। AS 11 के अंदर पैरा 46A क्या बोलता है कि अगर आपने ये लोन जो फॉरेन करेंसी में लिया है, अगर वो किसी फिक्स एसेट्स के एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है और इस कारण से ये लॉस हुआ है, प्रॉफिट पे भी लागू होगा, है ना, आइदर और। तो एंटरप्राइजेस के पास 2 विकल्प हैं। एक कि वो चाहे तो वही करे जो जनरल रूल है, ट्रांसफर दिस लॉस टू P&L एंड इंक्रीज द लायबिलिटी बाय ₹10 लाख। एक ऑप्शन, यानी जो आपने ऊपर पढ़ा वही कर लो। दूसरा ऑप्शन, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट होगा इंस्टेंट इफेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भम धड़ाम से नीचे जाएगी। ₹1 बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व इसमें बड़ा है, इसलिए उन्होंने हमको ये ऑप्शन दे दिया, और बोले अगर आपको लगता है कि यार अमाउंट बहुत बड़ा है और आपके लाभों पर इसको चार्ज करने से आपके प्रॉफिट धड़ाम से नीचे जाएंगे, और चूंकि ये आपका फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए लिया गया लोन है, फिक्स एसेट्स का बेनिफिट चूंकि 1 से ज्यादा सालों में मिलेगा, तो उसको एक्वायर करने के लिए एक तरह से आपकी कॉस्ट है, तो इसको भी आप चाहो तो कैपिटलाइज्ड कर सकते हो। यानी अगर आपने फॉरेन करेंसी लोन लिया है एक, और आपको ईयर एंड पर लॉस हुआ है, 2 बात, आप इस लायबिलिटी को तो क्लोजिंग रेट पे बुक करेंगे, ये पक्का है। अब जो मैक्सिमम आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, वो क्या है कि आप इतने बड़े लॉस को लाभों पे चार्ज नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप चाहें तो इस अमाउंट को असेट्स की कॉस्ट में कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं। यानी ये 10 लाख रुपए से आप अपनी असेट्स की कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। शर्त क्या है? लेकिन शर्त है कि ये लोन आपने फिक्स असेट्स को एक्वायर करने या बनाने के लिए लिया था। अगर आपने ये लोन कोई अदर पर्पस के लिए लिया था तो इसको फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ये खाता था FCMI TDA, इस खाते में ट्रांसफर कर सकते थे और इसको फिर आराम से डेफर्ड और अमोर्टाइज कर सकते थे। लेकिन ये मैं बार बार बोल रहा हूं थे, क्योंकि इस खाते में जो लेट से लेट बैलेंस रखा जा सकता था वो 31 मार्च 2020 था, जो निकल चुका है। यानी अब कोई भी कंपनी इस खाते में कोई भी बैलेंस कैरी करने के लिए अलाउड ही नहीं है। यानी FCMI TDA फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट जैसी कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्ट नहीं करेगी आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो बात पुरानी हो चुकी है। ठीक है, तो फॉर एनी अदर पर्पस अगर आपने लोन लिया है एक्सेप्ट टू एक्वायर और कंस्ट्रक्ट द असेट, फिक्स असेट, तो फिर भैया जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा और उसके कारण जो भी लॉस अराइज होगा वो आपको P&L में ट्रांसफर करना है। अब आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने ये लोन किसी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए लिया है
तो आपके पास ऑप्शन है 1 और 2। सर ये ऑप्शन हम कैसे, अलग अलग साल का भी प्रॉफिट हो तो हम पीएल में ले जाएं, लॉस हो तो कैपिटलाइज कर दें, फिर अगले साल प्रॉफिट हो तो पीएल में ले जाएं, लॉस हो तो फिर कैपिटलाइज कर दें, चलेगा क्या? या एक बार जो वचन दे दिया और मेरा वचन ही है शासन, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हाँ सर, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो अब मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यानी आपने इन दोनों में से कौन सा विकल्प का चुनाव करना है, विच ऑप्शन यू वांट टू चूज, ये पहली बार जब आपका ये लॉस हुआ था फर्स्ट ईयर के एंड में, तब आपने डिसाइड करना था। और एक बार आपने डिसाइड कर दिया, यानी ये रास्ते हैं और आप यहां खड़े हैं और सोच रहे हैं कि यार कहाँ जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, और आपने बोला इधर जाऊंगा। तो जैसे ही इधर जाऊंगा का लगा दिया तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा है वन वे रूट। अब आप यहाँ चले गए तो आपको आगे बढ़ते जाना है, वापस आने का कोई चांस नहीं है आपके पास। तो इफ यू डिसाइडेड टू डू दिस, तो फिर आपको यही करते रहना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया ये करूंगा तो फिर यही करते रहना है। सर इन दोनों के फायदे क्या है? तो भाई जिनके प्रॉफिट्स खूब लंबे चौड़े हो रहे हैं, जो चाहते हैं कि टैक्स बेनिफिट मिले, तो वो ये ऑप्शन चूज करें, क्योंकि ऐसा करने से उनको टैक्स लायबिलिटी कम लगेगी। जिनके प्रॉफिट वैसे ज़्यादा नहीं है, जिनकी वैसे मरी पड़ी है, अब अगर वो अपने लाभों पे इसको डाल देंगे तो उनकी कंपनी तो गड्ढे में जाएगी। तो उनको बेहतर क्या है कि यार इकट्ठा चार्ज करने के बजाय आप तो असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दो और फिर टुकड़ों में आराम से अपन इसको डेप्रिशिएशन के साथ नाम से, डेप्रिशिएशन के नाम से अमोर्टाइज करते जाएंगे। ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ऐसा क्या बोले? हाँ ऐसा। तो एक काम करो, फिर यही कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, बेस्ट है। तो यही कर लिया। अब सर लेकिन यहां पे एक शब्द बोला गया, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ AS 28। ये क्या है? AS 28 का नाम है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू ले लो। AS 28 का रूल लगभग वही है जो AS 2 का है। अगर फ्यूचर में लॉस हो रहे हैं तो वो लॉस आज ही बुक कर लो। बिजनेस की कंजर्वेटिव पिक्चर अपने रीडर को दिखाओ, उसको अच्छा कुछ होगा वो मत बताओ, जब अच्छा होगा तो उसे पता पड़ ही जाएगा। लेकिन जो बुरा होने वाला है वो अभी से बता दो। मतलब सर ये बात तो आप इन्वेंट्री बोलते थे ना, कॉस्ट ऑफ एनआरवी बेचो इसलिए, यानी इन्वेंट्री को बेच के कल लॉस होने वाला है तो आज ही वो लॉस बुक कर लो, कल का इंतजार मत करो। लेकिन अगर बेच के कल प्रॉफिट होने वाला है तो उसको इग्नोर करो और तब बुक करना जब वो कमा लिया जाए। समझ गए सर? बोलो आगे। तो सुनो, AS 28 क्या बोलता है कि आपकी जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो कोई अंतर नहीं पड़ता, आपकी जो फिक्स एसेट है अगर वो आज बुक्स में जिस वैल्यू पर अपीयर हो रही है, टेक्निकल नाम है कैरिंग अमाउंट, आप प्यार से उसको WD भी बोलते थे, अब थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड नाम है कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट। तो ये जो फिक्स एसेट है इनका जो कैरिंग अमाउंट है, जिस वैल्यू पर ये फिक्स एसेट्स बुक्स में शो हो रही हैं, क्या वो उतनी वैल्यू फॉर मनी देने की स्थिति में है, या आप जबरदस्ती में बस चने के झाड़ पे चढ़ाए जा रहे हो एसेट्स को, तुम तो इतने की हो, तुम तो इतने की हो, पता पड़ा उसकी तो इतनी औकात ही ना हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो सरकार आप फिर अपने रीडर ऑफ अकाउंट्स के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको दिखा रहे हैं कि हमारे पास तो इतनी वैल्यू की एसेट्स है, जबकि उस एसेट्स में दम ही ना हो, उसमें उतनी औकात ही ना हो कि वो उतना पैसा कल रिकवर करके दे सके। अगर ऐसा सिनेरियो है तो अभी बता दो बॉस, अबीच के बीच बता दो, कल को ये राड़ा नहीं होना चाहिए, कल को ये पंगा नहीं होना चाहिए। ओके, तो AS 28 क्या बोलता है कि आपकी जो असेट की कॉस्ट है 1 लाख रुपए, मान लो कॉस्ट थी असेट्स की 95,000 और आप अभी 5,000 रुपए और ऐड करना चाह रहे हैं पैरा 46A के अंतर्गत, तो पैरा 46 का वो क्या बोलता है, कर लो ऐड। लेकिन एक बार AS 28 से भी चेक करके आ जाओ कि वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम चेक करने आए, हमने बोला बताओ भैया हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, बोले 1 लाख रुपए। तुरंत की तुरंत चेक करके आओ कि भैया ये एसेट्स, तुरंत की तुरंत चेक करके आओ कि भाई साहब ये एसेट्स आज अगर मैं बाजार में बेचने जाऊंगा दोस्त तो कितने में बिक जाएगी। सर लेकिन आप तो एसेट्स बेचना चाहते नहीं हो, आप तो यूज करते हो। हाँ पता है, लेकिन फिर भी एक बार चेक तो कराओ कब हो रही है। मैं तो कई बार पता कर लेता हूं, सच्ची। मेरा घर है
मेरी मैडम बार बार बोलती रहती है अपन एक बार इस घर से और शिफ्ट होंगे। मैंने कहा होंगे, पक्का होंगे। अपने भाग्य में 4 घर लिखे, एक तो अपन पहले बदल चुके हैं, दूसरे यहाँ पे हैं, अभी तो 2 घर और बदलने हैं। मेरे से बड़े घर तो नहीं जाओगे ना? नहीं, बड़े घर नहीं जाना है, मतलब घर जाना है, एक और नया घर लेना है। तो अपन ऐसे ही, अभी बेचने की कोई इच्छा नहीं है, तो भी अपन ऐसे ही, कोई ब्रोकर मिल जाता है, मिल जाते हैं जो टाउनशिप में कुछ लोग हैं, तो उनसे से पूछ लेता हूँ, बताओ भैया कितने मिल जाएंगे इसके? तो बोलते सर 125 मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, डन। तो जाना नहीं है, लेकिन उससे पता पड़ता रहता है ना कि आपके इन्वेस्टमेंट की वर्थ क्या है, तो बस वही करना है। तो 1 लाख रुपए आपकी कॉस्ट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग एक्सचेंज लॉस अकॉर्डिंग टू पैरा 46 ए। अब यहां पे बोल रहे हैं कि सर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट 1,10,000 है। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स 1,10,000 है तो इस असेट्स को यूज करके कल को अगर लॉस होता है, इस असेट्स को यूज करके मान लो अगर कल को लॉस होता है, तो मैं उस असेट्स को यूज ही नहीं करूंगा, पहली पोजीशन में बेचूंगा, बाहर निकल जाऊंगा, तो लॉस तो नहीं होगा। तो अगर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट मेरी कॉस्ट से ज्यादा है इंक्लूडिंग द एक्सचेंज लॉस एज पर पैरा 46 ए, तो मैं कोई इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं करूंगा और असेट को 1 लाख पे कैरी करूंगा। तो केस नंबर ए, प्राइस ही कॉस्ट से ज्यादा है, तो देयर इज नो इंडिकेशन, नो नीड टू प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही बहुत है अपने लिए। क्योंकि हमें इतना बोल देना है कि कल को अगर इस असेट्स का उपयोग करके लॉस हुआ तो मैं तो बेच के बाहर निकल जाऊंगा, मुझे लॉस नहीं होगा साहब इस असेट से। नहीं साहब मुझे नहीं होगा, ना जी ना, मुझे कोई लॉस नहीं होने वाला इस असेट से। तो जब मुझे इस असेट्स के उपयोग से कोई लॉस नहीं होने वाला, तो फिर मैं इसको कॉस्ट पे कैरी करूंगा, तो मैं 1 लाख पे कंटिन्यू करूंगा। तो नो इंपेयरमेंट लॉस, कंटिन्यू टू बुक वैल्यू, ठीक है। नो नीड टू प्रोसीड फर्दर एज मार्केट प्राइस ऑफ फिक्स असेट इज मोर देन कॉस्ट, देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। ना जी ना, अब कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। चलो अब और हमारा सेकंड केस आया, कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। फिर मैंने पूछा, मार्केट से पता लगवाया, बता भैया असेट्स कितने में बिक जाएगी? उसने बोला साहब 90,000 में बिक जाएगी, बेचना है क्या? मैंने कहा ना जी ना, मुझे नहीं बेचना। तो फिर पूछा क्यों? मैंने कहा मैं तो पूछता रहता हूँ साहब ऐसे ही। लेकिन जैसे मुझे पता पड़ा, मेरे अंदर एक कीड़ा काट गया, ओह मेरी असेट्स की वैल्यू तो गिर गई है। लेकिन की फर्क पैदा है, क्या ये एसेट्स मैंने बेचने के लिए बनाई है? क्या ये एसेट्स मैंने बेचने के लिए खरीदी है? सर लेकिन अगर नुकसान होगा तो बेच भी दोगे ना? बोले हाँ ये भी बात भी तय है। तो बेच के तो आपको 10,000 का नुकसान होने वाला है। अच्छा, लेकिन आप क्या करने वाले हैं? बेचने वाले हैं या खरीद यूज करने वाले हैं? सर मैं तो देखो यूज करने के लिए लाया था। हाँ अगर यूज करने में इससे बड़ा घना नुकसान होगा तो फिर मैं इस पे बेच के 10,000 का लॉस करके बाहर निकल जाऊंगा। तो बोले चलो फिर एक काम करो, एक कदम और आगे बढ़ो, ये इंडिकेशन है आपका। अगर ये वाला केस है तो फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यानी यहां पे आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये केस है तो तुरंत निर्णय में भी मत पहुंचना। अगर ये केस है तो तुरंत निर्णय पे भी मत पहुंचना, बल्कि रुकना और अपने आप से पूछना, क्यों कायदाऊ जे एसेट्स हुण बेचने की लाए थे का? हमने कहा नहीं। तो फिर बाजार में भाव क्या हो गया, ऐसे विचलित क्यों हो रहे हो? रुको, ठहरो, आगे बढ़ो, ये पता लगाओ कि यही एसेट्स जब आप यूज करोगे तो उससे जो कैश फ्लो अराइज होंगे, जो आपके कैपिटल बचत में होते हैं, तो वो जो कैश फ्लो अराइज होंगे ड्यूरिंग द इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, उसको जब आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे तो वो क्या होगी? उसको बोलते हैं टेक्निकली वैल्यू इन यूज। क्या बोलते हैं? वैल्यू इन यूज, AS 28 के अनुसार। बताओ भैया वो जो वैल्यू इन यूज है वो कितनी है? तो हमने बोला सर जो भविष्य में इसका उपयोग करके कैश फ्लो आएगा उससे तो जो हम डिस्काउंटिंग करेंगे तो वो तो आज के 1,05,000 के बराबर है। तो अब एक बात बताओ, बाजार में कौन गधा बेचेगा? मैं तो गधा नहीं हूं। कॉस्ट है 1 लाख और इसका उपयोग करके जो बेनिफिट आएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1,05,000। बताओ भैया कोई नुकसान होने वाला है क्या? नहीं कोई नुकसान होने वाला है तो बता दो। सर नहीं। तो जब कोई नुकसान होने वाला नहीं है तो फिर हम काय के लिए लॉस बुक करेंगे? तो अपन तो 1 लाख रुपए पे असेट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे एज देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। केस नंबर बी, सिंस मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज लेस देन कॉस्ट, सो नेक्स्ट स्टेप्स इज टू चेक
present value of cash flow arising from the use of assets during its useful economic life। ठीक है साहब। तो पहला केस मतलब ये क्या था 1 2 3, तो 3 के अंदर पहला सब केस आया कि भाई वैल्यू इन यूज की प्रेजेंट वैल्यू 1,05,000 है, जबकि मेरी कॉस्ट कितनी है। यानी पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों को लड़ाना है, इनसे जो जीतेगा वो इससे लड़ने जाएगा, ऐसा होगा। ये फाइनल में पहुंच चुका है और ये अभी भी सेमीफाइनल लड़ रहे हैं। तो जब सेमीफाइनल लड़ लेंगे तो इसमें जो विजेता होगा वो यहां पर जाएगा। तो हमने बताओ विजेता कौन है, 90,000 या 1,05,000। हमने कहा साहब 1,05,000 इस विजेता। तो 1,05,000 जब इससे लड़ने गया तो सर यही जीतेगा। तो फिर सर आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। जब नुकसान नहीं होने वाला तो काहे के लिए टेंशन, बिंदास असेट्स को 1,00,000 पे वैल्यू करो, यानी पैरा 46A के अनुसार जो एक्सचेंज लॉस है उसे बकायदा बिंदास असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर लो। ठीक है सर, ये मैं इसमें ब्रेकअप लिख देता हूं 95,000 प्लस 5,000, और ये 5,000 क्या है, एक्सचेंज लॉस, जिसको हम कैपिटलाइज करना चाहते हैं एज पर पैरा 46A। ठीक सर, डन। सर ये नहीं है केस, ये है। चलो भाई देख लेते हैं 90 और 96 सेमीफाइनल में कौन जीतेगा, सर 96 जीतेगा। चलो 96 तो लिख लिया। अब बताओ 96 और 1,00,000 कौन जीतेगा, सर 96 तो नहीं जीतने, 1,00,000 ही जीतेगा। तो क्या 1,00,000 पे वैल्यू करोगे, नहीं, आप कंजर्वेटिव हो ना, इस असेट्स का उपयोग करके आप मैक्सिमम जो पैसा निकाल पाने वाले हो वो 96 ही है, जबकि आपकी कॉस्ट कितनी है 95। तो आप इस 5,000 में से सिर्फ 1,000 को ही कैपिटलाइज करने वाले हैं, बाकी 4,000 तो आपको P&L में चार्ज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू AS 28, नॉट अकॉर्डिंग टू AS 11। AS 11 ने तो बोल दिया ले जाओ, हमारा क्या जा रहा है, कैपिटलाइज कर लो। लेकिन AS 28 बोला नहीं बॉस, मेरी जिम्मेदारी है, मैं बने ही इसलिए हूं, मतलब मैं पुलिस हूं, मैं बने ही इसलिए हूं कि मैं अननेसेसरी कोई भी विंडो ड्रेसिंग फिक्स असेट्स में नहीं होने दूंगा। फिक्स असेट्स की वर्थ है तो ही वो अपनी वर्थ को बैलेंस शीट में लेके जा सकती है। अगर उसकी वर्थ नहीं है इतनी तो मैं उसको बैलेंस शीट में इस वैल्यू पे घुसने नहीं दूंगा, फिर मैं उस वैल्यू पे घुसने दूंगा जो उस असेट्स की वर्थ है। तो आज वर्थ क्या है सर 96 और 90, तो सर 96, जबकि आप कितने खर्च कर चुके हैं 95। 5,000 का एक्सचेंज लॉस आप ऐड करना चाहते हैं कॉस्ट में अंडर पैरा 46A ऑफ AS 11। अगर ऐसा करोगे तो कॉस्ट कितनी पहुंच जाएगी 1,00,000। लेकिन क्या आप कैरी कर सकते हैं 1,00,000, नहीं कर सकते सर। जो मैक्सिमम अमाउंट कैरी कर सकते हैं वो कितना है 96,000। कितने खर्च कर चुके हो 95,000, तो इसमें से 1,000 कैपिटलाइज हो जाएगा और 4,000 तो आपको P&L में लेके जाना पड़ेगा, नॉट बिकॉज ऑफ AS 11, बिकॉज ऑफ AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। सर तीसरा केस और भयानक है, बाजार में बेचोगे तो 90 मिलेंगे और यूज करोगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ 86,000 है। तो कौन जीतेगा सर, यही जीतेगा। अब ये गया यहाँ पे दंगल लड़ने, तो 90,000 रुपए से ज्यादा आप इस असेट्स को बुक्स में शो नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ AS 28। सर लेकिन हम तो 95 खर्च कर चुके हैं और ऊपर से हम तो ये पूछने आए थे कि 5,000 और जोड़ने का। तो हम बोल रहे हैं सर ये तो भूल जाओ, इसके भी 5,000 रुपये राइट ऑफ करो, क्योंकि आप इस असेट को 90 से ऊपर दिखाओगे तो वो आपके रीडर के साथ धोखा है, वो आपके रीडर के साथ धोखा है। तो तन्ने धोखा देने की परमिशन नहीं चाहिए ना है, हाँ तन्ने धोखा देने की परमिशन ना है। तो फिर क्या करो, इफ का करो, इफ का करेंगे तो सर इफ हम वैल्यूएशन करेंगे काय पे 86 पे या 90 पे, तो आंसर है सर 90 भी करेंगे। अब हम यूज ही नहीं करेंगे, हम तो बेचने चले जाएंगे बाजार में और बाजार में बेच के 90 तो आ ही जाएंगे। तो 90 अब इसकी वर्थ है, जबकि आप खर्च कितना कर चुके थे 95, और आप पूछने क्या आए थे सर ये 5 और जोड़ लें। हमने बोला ये तो आलू मालू कुछ ना मिले पीछे पड़े भालू, तो ये तो भूल जाओ, इसके भी 5,000 को राइट ऑफ करो एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 28 इम्पेयरमेंट लॉस। ये बोलना चाहता है इस लाइन का मतलब, सिर्फ इस लाइन का इतना सा मतलब था। सर ये इतना सा होता है, बोले हाँ इतना सी था। ठीक है सर, अब आप बोल रहे हैं इतना सा है तो हम मान लेते हैं इतना सा है। चलो अब और आगे बढ़ो। सर ये तो हो गई बात किसकी,
मॉनेटरी आइटम की। व्हाट अबाउट नॉन मॉनेटरी आइटम? तो सर देखो, नॉन मॉनेटरी आइटम जो है ना, वो ऐसी एसेट और लायबिलिटीज हैं जो मॉनेटरी आइटम नहीं है, उनको हम नॉन मॉनेटरी आइटम बोलेंगे। यानी दे आर नॉट कन्वर्टेबल इन फिक्स एंड डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है सर। क्या क्या आएगा सर? ये जो लिखे हैं ना, इनके अलावा बाकी सब नॉन मॉनेटरी में ही जाएंगे। जैसे इन्वेंट्री, हाँ सर इन्वेंट्री। क्यों सर? वो तो बिकना है, पैसा आना है। कितना आना है सर नहीं पता। कब बिकना है सर नहीं पता, इसलिए नहीं आएगा। लेकिन सर आपका ये क्या बोलता है कि नॉन मॉनेटरी आइटम का वैल्यूएशन का रूल क्या है? तो वैल्यूएशन का रूल है हिस्टोरिकल रेट लो। हिस्टोरिकल का मतलब समझ में आता है? हाँ सर। ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब समझ में आता है? बोले हाँ सर आता है। यानी जिस दिन ये एसेट एक्वायर की गई थी, जिस दिन इसका ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुआ था, उस दिन जो रेट चल रहा था उसी रेट पे आप इसको जारी रखोगे। इसका मतलब होता है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। अच्छा, और दूसरा होता है कि फेयर वैल्यूएशन डेट रेट। अब सर ये क्या होता है? मतलब ये कि भैया आपने इसका सिंस इट्स एक्विजिशन टिल द रिपोर्टिंग डेट, यानी आज, यानी बैलेंस शीट डेट, इस दौरान या आज इसका फेयर वैल्यूएशन हुआ है। तो फिर जिस दिन आपने खरीदा था उस रेट को भूल जाओ, क्योंकि जब आपका फेयर वैल्यूएशन हुआ है तो आपने उस दिन एक नया रेट, उस दिन एक नई वैल्यू डिटरमाइन करी, और जिस दिन ये नई वैल्यू डिटरमाइन करी उस दिन जो एक्सचेंज रेट चल रहा था, अब आपको उस रेट से इस असेट्स को कन्वर्ट करना है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर समझते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। समझो, मैंने 1 अप्रैल 18 को एक फिक्स असेट्स खरीदी। मैं हूं इन्फी मतलब अरे इन्फोसिस, और मेरी ये फिक्स असेट्स मैंने खरीदी, बिल्डिंग मैंने खरीदी, अपार्टमेंट मैंने खरीदा है यूएस में। सर क्यों खरीदा? आप तो इंडियन कंपनी हो, आपको यूएस में जाने की जरूरत क्या पड़ गई? अरे बाबा, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट यूएस में चलते हैं और मैं यहां से अपने बहुत सारे एम्प्लॉय को डिप्लॉय करता हूं वहां पे। बहुत सारे मतलब बहुत सारे। अब वो जो एम्प्लॉय हैं उनके एकोमोडेशन की जिम्मेदारी मेरी है। अगर वो वहां पर अपनी इच्छा से एकोमोडेशन लेंगे, खरीदेंगे, मतलब जगह लेंगे किराए पर, तो बड़ा महंगा पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि उनकी कॉस्ट मुझे उठाना है। तो मैंने एक पूरा पार्ट खरीदा था यूएस डॉलर 100 मिलियन में। कितने में खरीदा था? यूएस डॉलर 100 मिलियन में। कब? 1 अप्रैल 18 को। और उस दिन रेट चल रहा था यूएस डॉलर 1 = रुपी 68। उस समय थोड़ा सा रियल एस्टेट का हिसाब किताब वहां पर थोड़ा सा कमजोर था, इसलिए मुझे सस्ते में मिल गया। ठीक है, AS10 प्रभाव में आया। खैर मेरे ऊपर तो इंडियस लग रहा है, लेकिन फिर भी मान लो AS10 प्रभाव में आया, और उसने मुझे 2 ऑप्शन दिए, या तो आप कॉस्ट मॉडल पे चलो या रिवैल्यूएशन मॉडल पे चलो। यानी आप रिवैल्यूड प्राइस पर असेट्स को शो कर सकते हो, फिक्स असेट्स को अपनी बुक्स में शो कर सकते हो, ऐसा बकायदा AS10 ने हमको ऑथराइज कर दिया है। तो मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल चुना और मैंने लेटेस्ट 1 अप्रैल 20 को इसी असेट का जो प्रोफेशनल वैल्यूअर्स हैं उनसे वैल्यूएशन करवाया, और उन्होंने बोला कि साहब 1 अप्रैल 20 को इस असेट्स की वर्थ यूएस डॉलर 150 मिलियन हो गई है, यानी 50 मिलियन से इस असेट की वैल्यू बढ़ गई है। जिस दिन ये वैल्यूएशन हुआ उसको यहां पर टेक्निकली बोलते हैं फेयर वैल्यूएशन डेट रेट। मतलब इसको क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यूएशन डेट। और इस दिन जो एक्सचेंज रेट चल रहा था, अब मेरी असेट्स की वर्थ वो हो गई, क्योंकि मैंने थोड़ा कोई इंडिया से भेजा था प्रोफेशनल वैल्यूअर को। उस प्रोफेशनल वैल्यूअर ने इस असेट को डॉलर में ही रिवैल्यू किया, और अब उस असेट को मुझे अपनी बुक्स में इंडियन रुपीस में शो करना है। तो उस दिन डॉलर का भाव चल रहा था मान लो 72, तो सरकार 150 मिलियन इंटू 72, ये आ गया सरकार 10,800 मिलियन।
क्या मजाक कर रहे हो? अरे हाँ, मैंने बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी वहां पे, और ये इन्फोसिस है यार, इसके लिए ये अमाउंट की कोई कदर नहीं है, ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट है उसके लिए। आज बुक्स में ये एसेट्स मेरी 18-19 2 सालों में डेप्रिशिएट होकर 80 मिलियन अपीयर हो रही थी डॉलर में। अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो रुपए में अपीयर हो रही थी, और रुपए में इसकी वैल्यू थी कितनी सर? 100 × 68, और 2 साल का डेप्रिशिएशन 10% SLM मान लो। अगर अब जो वैल्यू आई और ये जो वैल्यू आई, इसका जो डिफरेंस है, इसको अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज किया गया, यानी अब इस असेट्स पर ये जो पुराना रेट चल रहा था वो खत्म हो गया, और जिस दिन रिवैल्यूएशन हुआ उस दिन मैंने इसको रुपए में कन्वर्ट किया, और रुपए में कन्वर्ट करने के लिए जो रेट लिया वो 72 लिया। लेटेस्ट रिवैल्यूएशन अभी यही हुआ है, उसके बाद रिवैल्यूएशन नहीं हुआ। और आज आप कहां खड़े हो? सर आज मैं खड़ा हूं मान लो 31 मार्च 22 पे। तो जो लास्ट फेयर वैल्यूएशन इस एसेट का हुआ था, उस दिन जो रेट चल रहा था, अब आपको उसी रेट पर इस फॉरेन करेंसी डिनोटेड असेट्स को अपनी बुक्स में कन्वर्ट करना है, जब तक कि फिर से एक नया रिवैल्यूएशन ना हो जाए। इसको बोलते हैं फेयर वैल्यूएशन डेट रेट। खरीदी कब थी? 1 अप्रैल 18 को। फेयर वैल्यूएशन कब हुआ? 1 अप्रैल 20 को। तो उस दिन जो रेट चल रहा था, अब उसी रेट को आगे हर साल आप कंटिन्यू करोगे जब तक कि आप इसका फिर से एक बार और रिवैल्यूएशन नहीं कर लेते हैं। समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो AS11 ने बोला कि सर बैलेंस शीट डेट पर, ईयर एंड पर, अगर आपकी बुक्स में कोई फॉरेन करेंसी डिनोटेड एसेट है या लायबिलिटी है, और उसका क्लासिफिकेशन नॉन मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी तो सीधा क्लोजिंग रेट, बात खत्म। अगर नॉन मॉनेटरी है तो फिर आप एक सवाल और पूछो कि जिस दिन से इसको खरीदा गया है और आज बैलेंस शीट डेट, इस दौरान कभी इसका फेयर वैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ? अगर आंसर आया नहीं, तो फिर जो रेट उस दिन चल रहा था जिस दिन ये एसेट्स एक्वायर की गई थी, उसी रेट पर आप इसको वैल्यू करोगे, कन्वर्ट करोगे। लेकिन सिंस इट्स एक्विजिशन टिल माय रिपोर्टिंग डेट, बीच में या ऑन द रिपोर्टिंग डेट इटसेल्फ, अगर इसका फेयर वैल्यूएशन हुआ है, तो जिस दिन फेयर वैल्यूएशन हुआ है उस दिन जो रेट प्रिवेल कर रहा था, उस रेट पर अब इस नॉन मॉनेटरी एसेट का कन्वर्जन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और तब तक यही रेट चलता रहेगा जब तक फिर से इसका रिवैल्यूएशन ना हो जाए। सिंपल। ठीक है सर, बिल्कुल आ गया समझ में। अब आप एसेट्स के रूल बताओ, समझ लो भैया। नॉन मॉनेटरी आइटम में, पहली नॉन मॉनेटरी आइटम में एसेट्स उठाई मैंने इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी आइटम है, बोले हाँ, तो सर इसका रूल क्या लगेगा? हिस्टोरिकल डेट रेट, यानी जिस दिन ये स्टॉक खरीदा गया था उस दिन का रेट, या फेयर वैल्यूएशन डेट रेट, व्हिचएवर इज लेटर। इन्वेंट्री पर चूंकि वो फॉरेन करेंसी में खरीदी गई इन्वेंट्री थी इसलिए AS11 लग रहा है, लेकिन इन्वेंट्री पर उसका बेसिक नेचर होने के नाते AS2 भी लग रहा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और AS2 बोलता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस एट ईच बैलेंस शीट डेट। तो बिकॉज ऑफ दैट AS2 आज आप इन्वेंट्री को बैलेंस शीट डेट पर वैल्यू कर रहे हैं, फेयर वैल्यूएशन कर रहे हैं। और फेयर वैल्यूएशन क्या कर रहे हैं? या तो लागत या NRV, जो दोनों में से कम हो। अगर आप लागत पे भी उसको वैल्यू कर रहे हैं तो आज का जो भाव चल रहा है आप वही लोगे? बोले हाँ सर बिल्कुल लेंगे। और NRV भी? सर जो आज हमें मिल सकता है हम उसी की बात कर रहे हैं कि आज बेची तो कितने रुपए मिलेंगे, या आज हम इसकी लागत देखें तो कितनी है। तो अब अगर आपने वैल्यूएशन डॉलर में कराए, पाउंड में कराए, जैसा लागत तो इसकी $10,000 थी, आज इसकी NRV $11,500 है, डॉलर में वैल्यूएशन किया है बैलेंस शीट डेट पर, नॉट बिकॉज ऑफ AS11, बिकॉज ऑफ AS2। तो फेयर वैल्यूएशन तो हुआ। अब AS11 ने क्या बोला था कि नॉन मॉनेटरी आइटम है तो हिस्टोरिकल रेट इफ नेवर बीन रिवैल्यूड, और फेयर वैल्यूएशन डेट रेट इफ बीन रिवैल्यूड। तो सर ये तो रिवैल्यू हुई है, इसका फेयर वैल्यूएशन हुआ है, तो इस पर नॉट बिकॉज ऑफ AS11, बिकॉज ऑफ AS2 आपको क्या लगाना है? क्लोजिंग रेट। क्यों? क्योंकि इसको आप हर बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू करते हैं।
प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कभी रिवैल्यू होते हैं? सर नहीं, वो तो आपने पे कर दी है, अब आपको उसके बदले में सर्विसेज मिलेंगी, पैसा नहीं मिलेगा, तो आप उसको रिवैल्यू क्या खाक करोगे? आपने तो जो अमाउंट पे करा, मान लो $100 पे करे, उसमें से $30 SRT हो गए और $70 को आप बैलेंस शीट में लेके चले गए। अब ये फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्टेबल नहीं है, ये इन दी फॉर्म ऑफ सर्विसेज ही मिलने वाला है और आप इसका रिवैल्यूएशन भी नहीं करते। तो जिस दिन आपने ये डॉलर पे करे थे, ये $100 पे करे थे, मान लो उस दिन डॉलर का भाव चल रहा था $1 = ₹75, तो बस इसको 75 पे ही आप कन्वर्ट कर देंगे। सर फिक्स एसेट्स अगर नेवर रिवैल्यूड है तो जिस दिन खरीदी थी उस दिन का रेट, और अगर आज तक से पहले कभी भी, आज भी अगर रिवैल्यू हुई है तो रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन शुड बी यूज्ड। और आगे बढ़ो। सर इन्वेस्टमेंट दो कैटेगरी, करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट, और दोनों नॉन मॉनेटरी है। तो करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन इज गवर्न बाय AS13, और इस पर भी वही रूल लगते हैं जो AS2 के लगते हैं, बस NRV की बजाय वो बोलते हैं फेयर वैल्यू एट ईयर एंड, और जो दोनों में इसका उसमें वैल्यू कर लो। यानी इसमें भी अगर हमको कल लॉस होने वाला है आज ही बुक करो, यही बोलते हैं, पढ़ा है आपने तो इन्वेस्टमेंट चैप्टर। तो फिर जो फेयर वैल्यूएशन था एट ईच बैलेंस शीट डेट, दैट शुड बी यूज्ड फॉर conversion of current investment in our financial statement. Current investment closing rate, not because of AS11, because of AS13। लेकिन वही AS11 बोलता है कि अगर आपका कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो आपको उसे कॉस्ट पे ही वैल्यू करना है जब तक कि उसकी वैल्यू में कोई परमानेंट डिमिनिशन इन दी वैल्यू ना आ जाए जो भविष्य में रिकवरेबल ना हो। टेम्परेरी फ्लक्चुएशन है, इग्नोर इट, क्योंकि हमने उसको बेचने के लिए खरीदे नहीं था। तो अगर कोई परमानेंट गिरावट आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में नहीं आई है तो आप बिंदास अपनी उस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे कंटिन्यू करेंगे, मतलब आपको उसे हिस्टोरिकल रेट पर ही वैल्यू करना है। लेकिन अगर आपने कभी उसका वैल्यूएशन किया है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, तो फिर उस दिन जो रेट प्रिवेल कर रहा था उस रेट पर आपको अब इस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करना है। ठीक है सर। व्हाट अबाउट कैपिटल? क्या आप अपने कैपिटल अकाउंट को कभी रिवैल्यू करते हैं? नहीं। तो हिस्टोरिकल रेट, यानी जिस दिन कैपिटल रेज करी थी उस दिन जो डॉलर का भाव चल रहा था उसी भाव पे आपको इसे कन्वर्ट करके रखना है। ठीक है सर, लेकिन कैपिटल तो आप वापस करते ही नहीं हो। बहुत सही बात है, लेकिन पैसा तो आया था। बोले हाँ, तो बस हिस्टोरिकल रेट ले लो। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल आपने फॉरेन करेंसी में प्राप्त की थी। वो रिवैल्यूड ऑन और बिफोर वैल्यूएशन डेट, तो फिर यूज एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ये कॉमन रूल है इस पूरी घटना का, और अगर उसका कभी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है तो आपको हिस्टोरिकल रेट लेने हैं। दैट्स इट, बस इतना ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फर्स्ट सेगमेंट आपसे बोलता है। एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट सेगमेंट डील विद फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। वो बोलता है कि जिस दिन आपने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किया है, फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन किया है, उस दिन जो रेट चल रहा था स्पॉट रेट, उसको यूज करो और उस ट्रांजैक्शन को अपनी रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट कर लो। सर अगर ये ट्रांजैक्शन जो आपने रिकॉर्ड किया अगर वो बैलेंस शीट डेट से पहले सेटल भी हो जाता है तो उसका सेटल होना भी एक ट्रांजैक्शन है। तो जिस दिन ये ट्रांजैक्शन सेटल हुआ उस दिन का जो रेट चल रहा था उस रेट पे फिर से अकाउंटिंग कर लो, और जो डिफरेंस आए दोनों का उसको ले जाओ एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर या अर्लियर ईयर में आपने रिकॉर्ड किया था लेकिन इस बैलेंस शीट डेट तक भी वो सेटल नहीं हुआ है, तो इट विल लीड्स टू सम फॉरेन करेंसी एसेट और फॉरेन करेंसी लायबिलिटी। अगर ये फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट डेट पर सेटल नहीं हुआ है तो उस कारण से एक फॉरेन करेंसी डिनोटेड एसेट या लायबिलिटी अराइज हो रही है। आपको इसको अब किस वैल्यू पर लिखना है ये AS11 बोल रहा है। क्या बोला उसने? सिंपल कि हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक छोटा सा एक्टिविटी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्या है सर वो? यू हैव टू क्लासिफाई ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज इनटू मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम। लायबिलिटी साइड में सब
मॉनेटरी आइटम है एक्सेप्ट कैपिटल और रिजर्व। वैसे रिजर्व की बात ही नहीं करो, लायबिलिटी साइड की जितने भी आइटम्स हैं एक्सेप्ट कैपिटल वो सब मॉनेटरी आइटम है। जबकि एसेट साइड कुछ एसेट्स मॉनेटरी है और कुछ एसेट्स नॉन मॉनेटरी है। मॉनेटरी कौन से होंगे? जो फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश में रिसीवेबल होंगे, और जो नहीं है वो सब नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी आइटम पर आपको क्लोजिंग रेट अप्लाई करना है और जो रिजल्टिंग डिफरेंस आएगा ओरिजिनली रिकॉर्डेड वैल्यू और आज की वैल्यू में, वो आपको एक्सचेंज लॉस पीएल में चार्ज करना है। लेकिन अगर यही नुकसान किसी लोन के रिस्पेक्ट में हुआ है और ये लोन आपने किसी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने या कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया था, तो एक्सचेंज लॉस का ये अमाउंट पैरा 46 आपको सहूलियत देता है, क्योंकि इसका अमाउंट बड़ा होगा, कंसिडरेबल होगा, आपके लाभों पे इसका भयंकर प्रभाव पड़ेगा। आप नहीं चाहते हैं कि आपके लाभों पे इसका इंपैक्ट पड़े, तो आप उतने लॉस को कैपिटलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते AS 28 की इज्जत रखना है आपको। लेकिन ये जो भी विकल्प है ये आपको चूज करना है। कब? जब आप पहली बार ये एक्टिविटी कर रहे हैं। एक बार आप बनवे में घुस गए तो वापस आने की परमिशन नहीं है। ठीक है सर, ओके। बाकी सारी जो भी नॉन मॉनेटरी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं एक्सेप्ट दिस लोन, वो तो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होंगी और जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएल में जाएगा। पहले लोन अदर देन फिक्स एसेट्स के लिए फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट करके खाता खुलता था और उसमें आप इकट्ठा करके फिर अमोर्टाइज करते थे। अब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि 31 मार्च 20 तक लास्ट उसको कैरी करने की परमिशन थी। 31 मार्च 20 जा चुकी है, तो भूल जाओ आप। ठीक है सर, समझ गए। सर अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है तो सर अगर आज से पहले कभी रिवैल्यू नहीं हुई तो जिस दिन खरीदा था उस दिन का रेट, हिस्टोरिकल रेट। और अगर इसका अर्लियर या आज रिवैल्यूएशन हुआ है बिकॉज ऑफ सम अदर एएस, तो फिर जिस दिन रिवैल्यूएशन हुआ था उस दिन, या आज अगर रिवैल्यूएशन हुआ है, फेयर वैल्यूएशन हुआ है, तो आज का रेट लेकर इन्हें डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा। अब सर आगे बोलो, नहीं पहले इसके क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके। मैंने एक आध दो क्वेश्चन ढूंढ लिए हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। अच्छा बताओ, पीएम का क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सप्लेन मॉनेटरी आइटम एज पर AS 11। हाउ आर द फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम वी रिकॉग्नाइज एट ईच बैलेंस शीट डेट? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम। सर शेयर कैपिटल नॉन मॉनेटरी, ट्रेड रिसीवेबल मॉनेटरी, इन्वेस्टमेंट नॉन मॉनेटरी, फिक्स एसेट्स नॉन मॉनेटरी। अब ये क्या होता है, अपन इसकी बात कर लें तो एज पर AS 11 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, monetary item are money held and assets and liabilities to be received or paid in fixed or determinable amount of money. Foreign currency monetary items should be reported using the closing rate at each balance sheet date. However, in certain circumstances, the closing rate may not reflect with reasonable accuracy the amount in reporting currency that is likely to be realized from or required to be disbursed, yani pay a foreign currency monetary item at the balance sheet date. In such circumstances, the relevant monetary item should be reported in reporting currency at the amount which is likely to be realized from the debtor or required to be disbursed such item at the balance sheet date. सर तंजानिया के साथ आपने, तंजानिया किसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया है और मान लो भारत सरकार ने, तंजानिया सरकार ने अभी फॉरेन एक्सचेंज पर रोक लगा दी है। क्यों लगा दी है? क्योंकि उनके पास जो भंडार हैं फॉरेन करेंसी के वो खत्म हो गए, आपको उनसे पैसे लेने हैं, तो अभी आपके पास अभी रिलायबल कोट नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, तो आप फिर वहां पे अनुमान लगाएं कि कितना पैसा मिल सकता है, इसी का उल्टा अनुमान लगाएं कि कितना पैसा देना पड़ सकता है, और उस वैल्यू पर आप इस लायबिलिटी एसेट्स को कन्वर्ट कर लें अगर बैलेंस शीट डेट पर क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज रेडिली या रिलायबली अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, चलो अब आगे, शेयर कैपिटल नॉन मॉनेटरी, ट्रेड रिसीवेबल मॉनेटरी, और ये दोनों नॉन मॉनेटरी, बकवास। आगे बढ़ते हैं सर, क्या बोलते हैं, बीके लिमिटेड परचेस्ड, ये बीके मोदी तो नहीं है, वो एके मोदी बीके मोदी, रेडी, परचेज फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग ₹5,000 lakhs on 1st April 2012, payable in foreign currency US dollar on 5th of April 2013। खरीदी कब है? 1 अप्रैल 12 को। रीपे करना है
5 अप्रैल 13 को यानी 31 मार्च 13 को बैलेंस शीट डेट आ जाएगी। एक्सचेंज रेट था $1 इक्वल्स टू 50 एंड 54.98 एज ऑन 1st April and 31st March 31. The company also obtained a soft loan worth $1 lakh on 1st April 12 payable in 3 annual equal installment और पहली इंस्टॉलमेंट 1 मई 13 को पेबल है। You are required to state how this transaction would be accounted for in the books of accounts for the year ending 31st March 13. चलो बताओ सरकार, कैसे आप इन्हें अपनी बुक्स में शो करेंगे। ये बोलते हैं कि सर एज पर एस 11 रिवाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग on settlement of monetary item or on reporting an enterprise's monetary item at the rate different they were initially recorded during the period or reported in previous financial year should be recognized as income or as an expenses in the period in which they arise। कितनी खतरनाक बात करते हैं आप। इतनी टेक्निकल बात मत करना, आप सिंपल भाषा में बात करना। अपन एएस रटने के लिए नहीं बैठे हैं, एएस हमें ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करने के लिए बैठे हैं। तो आप इतनी भयंकर लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि देखो सर, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ एएस 11 इफ वी हैड एनी मॉनेटरी आइटम, एनी मनी हेल्ड एसेट्स और मनी हेल्ड लायबिलिटी which have been recorded in current year or in previous years and they are required to be settled at the end of the year or in next year, then they should be recognized in the books as on the reporting date, balance sheet date at closing rate. And the difference between the previously reported value and the closing rate should be recognized as exchange gain and loss and to be charged or credited to the statement of profit and loss account। इतनी भाषा में लिखोगे तो भी चलेगा, एब्सोल्युटली चलेगा। आप इतनी खतरनाक लैंग्वेज में ना लिखें, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप रट्टू तोता नहीं है, आप इंसान हैं, आप मशीन नहीं है ना, मशीन नहीं है बिल्कुल, आप वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको सर, पता नहीं, साइलेंसर। हाँ, साइलेंसर नहीं है। चलो आगे। अब आगे बोलते हैं हाउएवर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स has recently amended AS 11 to notification. As per the notification, exchange difference arising on reporting of long-term foreign currency monetary item at rate different from those which were initially recorded during the period or reported in financial statement in so far as they relate to requisition of depreciable capital assets can be added or deducted from the cost of assets, यानी सिंपल पैरा 46A। तो अगर आपने कोई लोन लिया है या अगर आपकी लाइबिलिटी फॉरेन करेंसी में इसलिए है क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी के कारण एक असेट्स एक्वायर की है, एक एसेट एक्वायर की है, और कोई एक्सचेंज लॉस हुआ है, लाइबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है, तो आप पैरा 46A का पालन करते हुए, उपयोग करते हुए उस एक्सचेंज लॉस को पीएनएल में चार्ज करने के बजाय कैपिटलाइज कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एस 28। बट ये सिर्फ फिक्स असेट्स के लिए है, अदर देन फिक्स असेट्स का लोन अब नहीं चलेगा, याद है ना, अदर देन फिक्स असेट्स का लोन अब नहीं चलेगा, वो तो लॉस पूरा की पूरा पीएनएल में जाएगा, अब वो नहीं है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट FCMITDA। चलो सर पढ़ते हैं। तो यहां पर the MCA has given an option for the enterprises to capitalize the exchange difference arising on the reporting of long-term foreign currency monetary item till 31st March 2020. Thus, company can capitalize the exchange difference arising due to long-term loan linked with the acquisition of fixed assets. ट्रांजैक्शन 1, बताओ भैया आपने कितना लोन लिया था? सर हमने लोन लिया था 5,000 लाख का, और जिस दिन लोन लिया था उस दिन डॉलर का भाव क्या था? 50, यानी आपने बेसिकली 100 लाख डॉलर का लोन लिया था। कितने का? 100 लाख डॉलर का लोन लिया था। ठीक है, आज बैलेंस शीट डेट पर यानी
31 मार्च 12 को आपकी लायबिलिटी बढ़ के कितनी हो गई है सर, 4.98 रुपये बढ़ गई है। तो 100 लाख पर 4.98 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से 498 लाख रुपीज से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है सर, 498 लाख से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो अब हम कंपनी के ऊपर ढोल दो कि भैया कंपनी तुम चाहो तो चूंकि ये लॉस फॉरेन करेंसी लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में हुआ है और ये फॉरेन करेंसी लायबिलिटी फिक्स असेट्स के रिस्पेक्ट में है, तो पैरा 46A आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और अगर पैरा 46A आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप अभी डिसाइड कर लो कि इस लॉस को 498 लाख के लॉस को पिल में चार्ज करना चाहते हो या कैपिटलाइज करना चाहते हो। एक बार तय कर लो, फिर आपको पलटने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने तय कर लिया कि हम पिल में लेके जाएंगे तो ठीक है भैया, पिल में लेके चले जाओ और लायबिलिटी आपकी 54 लाख, मतलब जो भी है 54,98,000 हो जाएगी और 4 लाख कितना लॉस लोन था सर, 100 लाख का लोन था, 100 लाख डॉलर का लोन था, तो 100 लाख डॉलर इंटू 54.98, यानी अब आपकी लायबिलिटी हो जाएगी 5498 लाख रुपीस की, और जो लॉस था वो चला जाएगा P&L में। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, 498 लाख रुपीस आप उठाओ और फिक्स असेट्स की कॉस्ट में जोड़ दो। मान लो फिक्स असेट्स की कॉस्ट हमारी बुक्स में अभी 4000 लाख रुपए थी, तो आप उसमें 498 लाख रुपीस और ऐड कर दो। सर लेकिन 4000 लाख क्यों थी? अरे बाबा डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा क्या आपने? हाँ सॉरी शक्तिमान, भूल गए थे, तो आप उसको ऐड कर दो, तो अब आपकी असेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4498 लाख। डन सर। लेकिन ये रूल किस पे लागू होगा सर? ये रूल लागू होगा सिर्फ उस लायबिलिटी पे जो फिक्स असेट्स के एक्विजिशन के कारण अराइज हुई है। अब इन्होंने बोला सॉफ्ट लोन। सर ये सॉफ्ट लोन क्या होता है? सॉफ्ट लोन मतलब ऐसा कि जो लोन आप अपनी सुविधा अनुसार स्वाद अनुसार यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कि आपको कहीं पे यहीं पे यूज करना है। एक होते हैं स्पेसिफिक लोन कि आपने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोन उठाया था और उसका उपयोग आप वहीं पे करोगे। सॉफ्ट लोन मतलब बस ले लिया, हम अपनी सुविधा अनुसार जरूरत के अनुसार यूज कर लेंगे। तो सर ये चूंकि हमने उठाया कहां से? प्रैक्टिस मैनुअल से, और यहां पे बात कौन सी चल रही है? 2012-13 की। उस समय तो अलाउ था, तो इसलिए उन्होंने इतनी जोर जोर से बोला कि FCMI TDA में ले जाओ। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि सर अब ये व्यवस्था एप्लीकेबल नहीं है, अब ये व्यवस्था एप्लीकेबल नहीं है। अब तो कंपनी को इस सॉफ्ट लोन पर जो भी एक्सचेंज लॉस हुआ है, बताओ कितना लॉस हुआ है सर? 1 लाख डॉलर का लोन लिया है, वही लोन लिया था 1 अप्रैल 12 को। 1 अप्रैल 12 को भाव चल रहा था 50। ईयर एंड पर आप इसको रिपोर्ट करोगे 54.98 लाख पे, क्योंकि इसकी पहली किस्त भी आपको अगले साल मई में चुकानी है। 31 मार्च को तो आपकी बैलेंस शीट में पूरी लायबिलिटी पड़ी है। तो 1 लाख डॉलर इंटू 54.98 माइनस 50, यानी 4.98 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 4.98 lakhs रुपी शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो ऑप्शन नहीं है कि अगर लोन लिया है फॉर अदर देन फिक्स असेट्स तो FCMI TDA नहीं, अब खत्म हो गया, ऑप्शन ही खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये देखो इन्होंने लिखा भी है कि कंपनी ऑप्शन 46A AS11 का यूज कर रही है और ये सब कर रही है। अब ये अलाउड नहीं है सर, नहीं चलेगा जी, नहीं हो पाएगा जी, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। हम क्या करें सर? लो हटाओ, हमने इसको डिसअलाउ कर दिया। तो अब क्या होगा? दिस लॉस विल बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट और यहां पे लिख दें सर, यहां पे थोड़ा सा डेट भी चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि अभी जो डेट यूज हो रही है वो तो 31 मार्च 20 के अंदर आ रही है। हाँ यार दोस्तों, मजा नहीं आ रहा था उस क्वेश्चन में, वो तारीखों के चक्कर में गड़बड़ हो रही थी, तो मैंने आपके लिए लो एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया, उसी क्वेश्चन को एज इट इज रखा, बस तारीखें बदल दी। जैसे तारीख क्या रखी, वहां पे लोन लिया था 1 अप्रैल 12 को, मैंने उसको बोल दिया 20 को लिया, वही 1 लाख डॉलर का 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है। पहली इंस्टॉलमेंट वहां पे था 1 मई 13 को पे होगी, मैंने बोला 1 मई 21 को पे होगी। ठीक है सर, और रेट है 1 अप्रैल 20 का 50 और 31 मार्च 21 का 54.98।
अब मैं क्या बोलूं सर, ये तो मैं बोलूंगा नहीं FCMI TDA, क्योंकि ये सब तो खत्म हो गया हिसाब किताब। ये कब तक था सर? ये था आपका 31 मार्च 20 तक, अब नहीं है। तो क्या लिखें? सिंस, और आप लिख दो मॉनेटरी आइटम इज नॉट टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, देयरफॉर वी कांट अप्लाई पैरा 46A, मतलब उनको जताओ, हमें आता है, वी कांट अप्लाई पैरा 46A on such exchange difference. We have to charge the same profit and loss account. No foreign currency monetary item translation difference account after 31 मार्च 20। जता देना, हमको पता है कि FCMI TDA खत्म हो चुका है, इसलिए पूरा पूरा पेल में जाएगा। ठीक है सरकार, डन। अब अगले क्वेश्चन पे जाओ। ये क्वेश्चन आपके PM का ही है, PM में क्वेश्चन नंबर 24 है, लेकिन इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ये जो पहला पार्ट है दैट बिलोंग्स टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो थर्ड सेगमेंट है हमारे ECS का, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला। इसमें भी जो तारीखें थी वो मैंने चेंज कर दी, और मैंने बोला कि माल खरीदा है 1 जनवरी 21 को $10 10,000 का, और उस दिन एक्सचेंज रेट था 45। भगवान करे ऐसा हो जाए। एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 21 यानी ईयर एंड पर ये 44 है, और इस क्रेडिटर को जिस दिन हमने एक्चुअली पे करा दैट इज ऑन 7 जुलाई 21, उस दिन भाव है 43। Ascertain the gain / loss for financial year 2021 and 21-22 and also give their treatment as per AS 11। ठीक है, तो सर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ AS 11, when the reporting enterprise transact in foreign currency, they are required to recognize that transaction using the rate prevailing on the date of transaction, that is spot rate. Spot rate on the date of transaction is 45. So we will recognize the purchase and liability towards creditor. So we will recognize purchase and liability towards the creditor at rupees 45 into $10,000, yani at rupees 4,50,000. Entry will be परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर इन डॉलर्स, ये शो कर देना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में डॉलर जाने वाला है। अकाउंट क्रेडिट 4.5 लाख। अगली लाइन में लिखना, सिंस क्रेडिटर वर क्लासिफाइड एज मॉनेटरी आइटम फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट एंड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड, मॉनेटरी आइटम शुड बी कन्वर्टेड एट क्लोजिंग रेट। So the value of closing creditor which will appear in the balance sheet will be $10,000 into 44, 4,44,000. I'm so sorry, 4,40,000, and resulting exchange gain. सर गेन है कि हाँ, will be credited to profit and loss account। ये हो गया हिसाब किताब, ये हो गया आपका 20-21 का हिसाब। अब आते हैं अगले पैरा पे। फाइनेंशियल ईयर, इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 व्हेन द एक्चुअल पेमेंट वाज मेड, प्रिवेलिंग रेट वाज 43। सो वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट द स्पॉट रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, 43 रुपीज पर डॉलर, एंड द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग बैलेंस and the amount actually paid will be recognized as exchange gain and transfer it to P&L in financial year 21-22. Entry will be creditor account debit 440, हाँ जो ओपनिंग वैल्यू है, टू बैंक 4,30,000 जो आपको पे करना पड़ा, टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट क्रेडिट 10,000 एंड दैट एक्सचेंज डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है सर, ये हमारा आंसर होगा इसका। बिलीव मी, जो जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा है, प्लीज आप इसको रेफर कर सकते हैं
टाइम अपने पास बड़ा लिमिटेड है, अपन इसको बिल्कुल समझ चुके हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ योर पीएम, सनशाइन कंपनी लिमिटेड imported raw material worth $9,000 on 25th February 2021 when the exchange rate was rupees 44 per dollar. The transaction was recorded in the books at the above mentioned rate. ठीक है, सही बात है, ये AS 11 के हिसाब से सही था। The payment for transaction was made on 10th April, नहीं, नो 31 मार्च 21 आएगी सर बीच में बैलेंस शीट डेट। When the exchange rate was $48, $1 equals to ₹48. At the year end on 31st March 11, the exchange rate was 49 per dollar. The chief accountant of the company passed an entry on 31st March adjusting the cost of raw material consumed for difference between 48 and 44 per US dollar. ओहो, मतलब बब्बा जी की पावर समझ रखी है, जो चाहे वो कर दोगे का, ऐसा थोड़ी होता है। डिस्कस whether this treatment is justified as per the provision of AS 11। भैया कॉस्ट ऑफ असेट तो एक ही जगह एडजस्ट हो सकती है, वो है फिक्स असेट, पैरा 46A। बाकी कहीं कोई केस में अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती भी है तो आपको उस लॉस को P&L में ही चार्ज करना है, असेट की या इन्वेंट्री की कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं करना है। तो सर अब आप क्या करोगे, तो चलो देख लेते हैं। एज पर पैरा 9, भैया वो तो अपनी औकात के बाहर है, क्या करना है पहले अपन मोटे मोटे तौर पर बात कर लेते हैं। इस वैल्यू पे अपन ने सौदा लिख लिया, जगह है सर, हाँ लो क्रिएटर बना लिया। 9,000 इंटू 44, ये हो गया सरकार 3,96,000। ईयर एंड पर रेट पहुंच गया 49 का भाव, तो 49 इंटू 9,000, क्लोजिंग अमाउंट हो गया 4,41,000। 4,41,000 माइनस 3,96,000, 45,000 रुपए ये जाएंगे आपके P&L में। क्यों? क्योंकि सर मॉनेटरी आइटम है और ये आइटम कोई फिक्स असेट्स के लिए लिया गया लोन तो है नहीं जो 46A पैरा यूज करके आप अपनी असेट की वैल्यू चेंज करते हैं। तो ये पूरा अमाउंट P&L में चला जाएगा। अगले साल जब आप पेमेंट करोगे तो अगले साल पहली बात तो आपकी ओपनिंग लायबिलिटी अपीयर होगी कितनी, 4,41,000, जबकि जब आप पे कर रहे हैं तो उस दिन डॉलर का भाव गिर के 48 हो चुका है, ऐसा हमें क्वेश्चन ने बोला है। तो 48 इंटू 9,000 डॉलर, दैट कम्स टू 432,000 पर डॉलर। ₹1 का फायदा हुआ अगले साल में 21-22 में, तो ₹1 पर डॉलर इंटू 9,000 डॉलर, 9,000 का फायदा ये चला जाएगा आपके P&L में। दिस इज द बॉटम लाइन कुल मिला के। अब सरकार बाकी वो जो भी बकलोली कर रहा है उसका आंसर है नो, अलाउड नहीं है। एज पर पैरा 9 तो अपनी औकात ही नहीं बोलना। एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 11, नाम भी लिखना है AS का। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इज डन इन द रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कंपनी ने सही किया है। रॉ मटेरियल परचेज एंड इट्स क्रेडिटर वर रिकॉर्डेड एट 396,000। हाँ सर, आपने भी वही लिखा। ऑल्सो द स्टैंडर्ड, एज पर द स्टैंडर्ड ऑन द बैलेंस शीट डेट, such transaction is reported at closing rate of exchange, hence it will be valued at closing rate, that is 49 rupees per dollar, that is 441,000, irrespective of the payment made for the same subsequently at lower rate in financial year। हम क्या भगवान हैं, प्रभु हैं, जो हमको सपने आ रहे हैं कि आगे क्या होगा, और आगे अगर रेट चेंज हो गया तो जो भी नुकसान या फायदा होगा वो अगले साल का फायदा नुकसान कहलाएगा। इस साल तो साहब ताऊ नुकसान हो गया है और इस साल आपको घना नुकसान हुआ है, वो आपको ताऊ P&L पे चार्ज करना पड़े इसे। हाँ, वो आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते, सब बकवास है। हाँ, तो अब आगे बढ़ो सरकार। द डिफरेंस बिटवीन 49 एंड 44 यानी ₹5 पर डॉलर यानी 45,000 रुपीज विल बी शोन एज एन एक्सचेंज लॉस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 एंड बिल not be adjusted against the cost of raw material. Why? Because para 46A हर कहीं लागू नहीं हो जाता। In the subsequent year on settlement date, ये subsequent date year आ गया, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर आ गया, जो यहाँ का क्लोजिंग है वो ओपनिंग बन गया। जब आपने पेमेंट करा तो आपको पे सिर्फ 432 करने पड़े,
तो आपको जो फायदा हुआ बकायदा वो आप 21-22 के लाभों में क्रेडिट करेंगे। तो इन सब्सिक्वेंट ईयर on settlement date, the company would recognize or provide in the profit and loss account an exchange gain of ₹1 per dollar, that is the difference from the balance sheet date due to the date of settlement between 49 and 48 per dollar, that is 9,000 into 1. Hence, the accounting treatment adopted by the chief accountant of the company is incorrect and it is not in accordance with the provision of AS11. बहुत बढ़िया बात बोली ताऊ, बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़ो। सर यहां तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है, अपन ने भी आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। सर और बोलो। लो सर एक और क्वेश्चन। सर ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का है, इसका मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खूब घना आवे से एग्जाम में। हाँ सर लग तो यही रहा है। तो इफ का करें, तो इफ एक क्वेश्चन और बचा है वो और देख लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन हमारे काम का है तो कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन ब्रीफली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन द फॉलोइंग केस एज पर AS11 एज ऑन 31 मार्च। भैया ताऊ अपन तो 21 के हिसाब से बात कर रहे हैं अभी। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड्स अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम उमेश रुपीज 5 लाख recorded at the prevailing exchange rate on the date of sale, और उस समय recorded at $58.5। भैया 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 58.5 यानी आपने कुछ $8547 का माल बेचा था उमेश को। लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम यूएस कंपनी अमाउंटेड टू ₹60 लाख। इट वॉज रिकॉर्डेड at $55.60। लाओ सब कन्वर्ट करो, पहले तो ये लिख दें हम $8547 और ई लिख दो। सर डॉलर अकेला क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि US डॉलर भी होता है, सिंगापुर डॉलर भी होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी होता है, तो इसलिए US डॉलर। और उस दिन जो रेट चल रहा था उसके हिसाब से लायबिलिटी कितनी बनी सर? 60 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 55.6। तो मालिक जिस दिन लोन लिया था उस दिन डॉलर के हिसाब से हमारी लायबिलिटी थी, लोन लिया था $107,913.66 का लोन हमने फॉरेन करेंसी में लिया था, जिसको हमने रुपए में कन्वर्ट किया तो वो कितने का हो गया? 55.6 का। आज ईयर एंड पर लोन कब लिया था भैया आपने? सब वो नहीं बताया। हाँ ठीक है, नहीं चाहिए। अब भाव चल रहा है साहब आज 61.2, लंका लग गई साहब आपकी। तो थोड़ा सा फायदा हुआ और बड़ा सा नुकसान हुआ है। तो भैया AS11 फिर से रो। सर AS11 के प्रावधानों के अनुसार ये ट्रांजैक्शन जिस दिन रिकॉर्ड हुए थे, ट्रांजैक्ट हुए थे, उस दिन जो रेट प्रिवेल कर रहा था उस रेट पर हमें इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। एंड इट सीम्स दैट कंपनी हैड डन द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि उन्होंने वही किया। वर्थ ऑफ द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डॉलर इज 8547 एंड 107,913.66। एक बात खत्म हो गई। एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज बैलेंस शीट डेट ऑन 31 मार्च 21, बोथ द आइटम्स वर क्लासिफाइड एज मॉनेटरी, क्योंकि ये भी फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश में रिसीवेबल है और ये भी फिक्स और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश में पेएबल है। तो बोथ ऑफ देम वर क्लासिफाइड एज मॉनेटरी आइटम एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, monetary item is to be converted at closing rate. So these debtor will be valued at rupees 8547 into 61.2, which is the closing rate, comes to 523076.4। इस वैल्यू पर ईयर एंड पर, सर ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चेंज कर दो, एकदम तड़कता भड़कता ले लो। हाँ 523076.4 पर इसको वैल्यू किया जाएगा एंड द रिजल्टिंग डिफरेंस यानी 5,23,076 माइनस 5 लाख 23,000 रुपए विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गई बात डेटर की। इफ आ जाओ क्रेडिटर पे मालिक, और क्रेडिटर के रिस्पेक्ट में, क्रेडिटर नहीं सर ये लोन है, आई एम सो सॉरी, नॉट क्रेडिटर, इट इज ए लोन। सर 1,07,913.66
इंटू 61.20 107 913.66 किया 107 913.66 इंटू 61.2 किया तो ये हो जाता है साहब 66,46,04,316 15.992 था तो मैंने उसको 16 कर दिया। लायबिलिटी थी 60 लाख और बढ़ के वो पहुंच गई अब 66 लाख पे। तो 66,04,316 माइनस 60 लाख रुपए तो ताऊ 6,04,316 रुपए का आपको एक्सचेंज लॉस हुआ है। तो अब क्या करें सर, घना लॉस हो गया? बोले हाँ हो गया। नहीं तो करोगे क्या, अब क्या करें ये बताओ आप। तो सर एक बात पूछ लो ना, एक बार पूछ लो कि लोन का पर्पस क्या था। एक बार पूछ लो लोन का पर्पस क्या था। अगर इस लोन का पर्पस आपका कोई डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स एक्वायर करना था तो आपके पास दो विकल्प हैं। ये 6,04,316 रिकॉग्नाइज करने, लायबिलिटी तो क्लोजिंग रेट पे आएगी, वो तो अटल सत्य है, वो चेंज नहीं हो सकती। लायबिलिटी तो आएगी साहब आपकी वही 66,04,316 पे, वो अटल सत्य है। अब आप बस इतना कर सकते हैं कि साहब ये जो लॉस हुआ है इसको या तो आप पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं जो नॉर्मल प्रोविजन है, और अगर आपने ये लोन किसी डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए लिया है तो आप पैरा 46A का इस्तेमाल करें और इस लॉस को एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर लें। लेकिन शर्त है एक बार इस गैल में घुस गए तो बाहर निकलने का परमिशन नहीं है साहब। एक बार इस गैल में घुस गए तो फिर वापस नहीं आ सकते, फिर तो सीधे जाना पड़ेगा, यू टर्न नहीं है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लोन अदर देन एक्वायरिंग डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट है और कंस्ट्रक्टिंग डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट है तो फिर तो सर कोई ऑप्शन नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तो आपने सर ये पूरा की पूरा अमाउंट पीएनएल में चार्ज करने से, अच्छा तो यू हैव टू चार्ज दिस एंटायर अमाउंट टू पीएनएल। बोले हाँ सर बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है इतना लिख देंगे? हाँ सर लिख पाएंगे, क्योंकि यही तो पका रहे हो आप पिछले 2 घंटे से, मतलब 2 लेक्चर से आप कर क्या रहे हो, यही तो कर रहे हो। ठीक है सर, तो लो सरकार हमने जो बोला क्या वो सही है? देख लो भैया ये वाला पॉइंट लागू ही नहीं होगा, ये नहीं लागू होगा सर, ये जो लिखा ना ये लागू नहीं होगा, नहीं होगा जी, नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा। हाँ अगर ये फिक्स एसेट्स के लिए है तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो, अदरवाइज तो कोई अलाउड नहीं होना। 23077 ओहो आहा ओहो सर 23077 अब मैंने 6.4 लिखा, ठीक है माफ कर दो यार 60 पैसे के लिए ये बुक होगा। 6,04,317 6,04,317 ये भी होगा और ये अमाउंट पीएनएल में चार्ज होगा। क्या बोलते हैं दोस्तों, झमाझम? बोले हाँ सर झमाझम एकदम। लो सरकार जनवरी 21 डेट में 5 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन था आपका, ये क्या बोलते हैं पढ़ लो भैया। एक्सप्लेन ब्रीफली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS11 ऑन 31 मार्च 2020। डेटर में शामिल है अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर एस रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट ₹72। तो भाई साहब 9 लाख रुपए डिवाइड बाय 72 करा तो ये आ गया साहब $12,500। यानी आपने जो सौदा किया था वो $12,500 का किया था। ठीक है सर, अब आगे पहले लिख तो लेना तो जी, $, इतने का सौदा था आपका। ईयर एंड 31 मार्च 20 को ये पहुंच गया भाव साहब ₹73.50, जबकि ओरिजिनली रिकॉर्ड किया था 72 पे। तो साहब ₹1.5 पर डॉलर का फायदा हुआ है $12,500 पे, तो 12,500 इंटू 1.5 यानी 18,750 रुपए से 18,750 रुपए से आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई और आपका गेन हो गया। तो भैया सिंपल आंसर दे रहे हैं हम। क्लोजिंग डेटर ऑन 31 मार्च 21
आएंगे आपके 9,18,750, 9,18,750 कैसे आएंगे सर? तो $12,500 इंटू 73.50 ये चल रही है 20-21 की। फिर 18,750 ये आपका एक्सचेंज गेन है और ये चला जाएगा साहब आपके P&L के क्रेडिट में। ये तो हो गई बात किसकी साहब? 20-21 की। अब अगले साल ही यूएस डॉलर का भाव था, ये क्या है? यूएस डॉलर 72.50 ऑन 1 अप्रैल 19। क्या है भैया? अब वो क्या नकल में अकल लगती है ना सरकार, तो इसलिए गड़बड़ हो गई, या इसकी कोई ज़रूरत है? सर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमको बताया कि जिस दिन सौदा हुआ था उस दिन भाव 72 था, ईयर एंड पे भाव ये है और ये ईयर के बिगिनिंग का रेट है, हमें नहीं पता, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते सर। तो छੱडो, बस इतना कर दो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बाकी जो पंचायत लिखना है वो तो अपन लिख ही देंगे, ठीक है ना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सर लो, लॉन्ग टर्म लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 19 फ्रॉम अ यूएस कंपनी अमाउंटिंग टू ₹75 लाख। 5 लाख आपने 31 दिसंबर 19 को पे कर दिए और जिस दिन पे करे उस दिन भाव चल रहा था ₹70.50। इंटरेस्ट हैज बीन पेड एज एंड व्हेन डेबिटेड बाय द यूएस कंपनी। ठीक है सर, यूएस डॉलर 1 का भाव था 31 मार्च 20 को ₹73.50 और यूएस डॉलर 1 का भाव था 1 अप्रैल 19 को ₹72.50। तो मालिक आपने हमको क्या क्या बता दिया? इस दिन लोन लिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उस दिन भाव था इतना, ठीक है सर, क्लोजिंग भाव है इतना, तो आपकी लायबिलिटी ₹1 पर डॉलर से बढ़ गई। अब बताओ साहब आपने लोन कितना लिया? सर 75 लाख रुपए का लोन लिया है, ₹73.50 कन्वर्जन रेट था, तो 75 लाख सर लिख लो अच्छे से। चलो बताओ, डेट ऑफ लोन 1 अप्रैल 19, एक्सचेंज रेट ऑन 1 अप्रैल 19 दैट वॉज $1 इक्वल्स टू ₹73.5, ठीक है, नहीं 72.5, आई एम सो सॉरी। अमाउंट ऑफ लोन इन यूएस डॉलर कितना आएगा सर? सर आपने लोन लिया है 75 लाख का, तो 75 लाख जिस दिन लोन आपने कन्वर्ट करा था रुपए में उस दिन भाव चल रहे थे 72.5, तो 75 लाख डिवाइड बाय 72.5 सर ये आते हैं 103,448.27 डॉलर्स। इतने डॉलर का लोन लिया है आपने। ब्याज कब चुकाया है सर? सर ब्याज चुकाया है 31 दिसंबर 19 को और उस दिन भाव चल रहा था ₹70.50। तो भाई ये एक पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट पेड ऑन 31 दिसंबर 19, अप्लाई एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ट्रांजैक्शन दैट इज कितना था सर? ₹70.50, यही था ना? हाँ सर, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो इंटरेस्ट पेड है इन डॉलर्स वो कितना रहा होगा सर? 5 लाख रुपए का आपने ब्याज चुकाया है और जिस दिन ब्याज चुकाया उस दिन भाव चल रहा था ₹70.50 का, तो बेसिकली आपने $7,092.198 का ब्याज चुकाया। हम मान रहे हैं कि कंपनी ने AS11 के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करी है, तो ये उन्होंने सही कर दिया होगा। रुपए को डॉलर में कर, मतलब एक्चुअली पेमेंट डॉलर में करा, लेकिन पेमेंट डॉलर में करने के लिए गए कहाँ होंगे? बैंक के पास, और बैंक से 5 लाख रुपए दे के वो डॉलर ले आए और आपने 5 लाख रुपए में एंट्री कर दी। अब बात आती है सरकार सबसे इंपॉर्टेंट, और वो होती है एट ईयर एंड। और इसके रिस्पेक्ट में क्या बोले? सबसे पहले सर क्लासिफिकेशन है मॉनिटरी आइटम। एक क्वेश्चन हमको कहीं क्लियर नहीं करा कि ये लोन आपने फिक्स असेट्स को एक्वायर करने के लिए लिया है, तो हम मान रहे नहीं लिया है। अब FCMI TDA होता नहीं है सर, वो भी छोड़ दो। तो वैल्यूएशन काय पे होगा सर? क्लोजिंग रेट पे होगा। और क्लोजिंग रेट क्या है सरकार आपका? ₹73.50, तो 73.5, तो शो करो
73.5 मल्टीप्लाइड बाय 103, ये 448.27, 103,448.27 इंटू 73.5। अब आपकी जो लाइबिलिटी अपियर होगी बैलेंस शीट में, दैट विल बी 76,03,448। ठीक है सर, और बोलो। सर बोलने ही तो बैठे हैं, शांति तो रखो थोड़ी सी। चलो, एक्सचेंज लॉस बोलो कितना हुआ। सर लाइबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड की थी उस समय लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई थी 75 लाख पे, और आज वही लाइबिलिटी बढ़ के 76 लाख हो गई। तो एक्सचेंज लॉस 1,03,448, 76,03,448 माइनस 75 लाख। क्या करेंगे? चार्ज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 21, इतना लिखना है। सर क्या वो जानकारी दें उनको कि हमको आता है क्या? वही पैरा 46 से। हाँ, तो अगर आपको एग्जाम में टाइम मिले तो आप चिपका दो कि अगर यही लोन किसी डेप्रिशिएबल फिक्सर्स के लिए लिया गया है तो कंपनी के पास विकल्प है कि वो इसको पैरा 46 ए का इस्तेमाल करते हुए असेट्स की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकती है। लेकिन लाइबिलिटी तो क्लोजिंग रेट पे ही आएगी, ये पक्का है। ये जो नुकसान है ये कैपिटलाइज हो सकता है, ये चाहे तो आप लाभों पर चार्ज हो सकता है, शर्त फिक्स असेट। अब सर बताओ आगे, नवंबर 18 का क्वेश्चन है एग्जाम में, क्या बोलता है ये? सर लगभग ये वही क्वेश्चन है सर, सेम। देखो ये भी वही क्वेश्चन का पैटर्न था, ये भी वही क्वेश्चन का पैटर्न था, और ये भी वही पीएम का क्वेश्चन का पैटर्न था, सेम। तो आप चाहो तो देख लो एक बार, बाकी मेरी कोई इच्छा है नहीं है उसको करवाने की, ठीक है। और देखो ये भी क्वेश्चन वही लग रहा है मई 18 का, कि बोरो करे हैं 5 लाख डॉलर 1 जुलाई 17 को, अपन इसको कर देते हैं 1 जुलाई 20 को, रीपे करना है 31 जुलाई 17 को, है 1 जुलाई 17 को लोन लिया और 31 जुलाई 17 को पे करना है। मजाक चल रहा है क्या? चल रहा होगा मजाक सर। एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17। क्या करें बाबू? नहीं बताओ क्या करें, मत जाएं। रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी ऑन डिफरेंट डेट्स आर 1 जनवरी 17। अच्छा, मालिक समझ में आ गया। गलती ये है इनकी, ये कई बार अच्छे से लिख नहीं पाते। हम बता दें, यहाँ पर ये 1 जुलाई 17 नहीं है, ये 1 जनवरी 17 है। अब इसको भी आप क्या कर दो 20, पिकअप करना है 31 जुलाई 20 को, और ईयर एंड पर यानी 31 मार्च 20 को आपके रेट जो चल रहे हैं वो ये है। तो सर जिस दिन लोन लिया उस दिन भाव ये था, 1 रुपये पर डॉलर से अपनी लायबिलिटी बढ़ गई, तो 5 लाख डॉलर पे 5 लाख रुपए से लायबिलिटी बढ़ गई। और चूंकि स्पेसिफाइड नहीं है कि लोन किस चीज के लिए लिया गया है, तो आप तो ये पूरा की पूरा लॉस बिल में चार्ज करो। और लोन की लायबिलिटी अब कितनी कर दो सर? 5 लाख रुपए से बढ़ा दो। फिर अगले साल का ओपनिंग क्या बन जाएगा सर? 69.5 के भाव से 5 लाख डॉलर। जब आपने अगले साल 31 जुलाई को पेमेंट करा तो डॉलर का भाव 50 पैसे से और बढ़ गया। सर लो यार, एक बार देख ही लो, ये आपका लोन अकाउंट, क्या लिख दूं? लोन डॉलर का अकाउंट। 1 जनवरी 20 को जब आपने लोन लिया तो आपने उस दिन के स्पॉट रेट पर कन्वर्जन कर दिया 68.5 इंटू 5 लाख, 68.5 इंटू 5 लाख, तो ये हो गया 342.5 लैक्स। 31 मार्च 20 को लायबिलिटी बढ़ गई और ये पहुंच गई 69.5 लैक्स, 69.5 रुपीज पर डॉलर। तो आप इसका वैल्यूएशन क्लोजिंग रेट पे करेंगे तो सर 347.5 लाख की लायबिलिटी हो गई। तो 31 मार्च 20 को आप एक्सचेंज लॉस बुक कर लो, 1 रुपये प्रति डॉलर, तो 5 लाख डॉलर पे 5 लाख रुपए,
और ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर समाप्त। ये लॉस आप चार्ज कर दोगे पीएनएल पर, क्योंकि स्पेसिफाइड भी नहीं है कि ये लोन आपने किसी फिक्स असेट्स के लिए लिया है। 1 अप्रैल 20 को वापस आपने बोला बाय बैलेंस ब्रोट डाउन और अमाउंट आ गया 347.5 लाख। और जब आपने 31 जुलाई को इसका पेमेंट करा तो उस दिन ये लाइबिलिटी और बड़ी हो गई, क्योंकि अब डॉलर का भाव हो गया 70 इंटू 5 यानी 350 लाख का पेमेंट करना पड़ा, जबकि ओपनिंग बैलेंस आपका सिर्फ 347.5 लाख था। तो अब 2.5 लाख रुपए से आप इस अमाउंट को लाभों पे चार्ज कर दें और ये हो गया आपका हिसाब किताब। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 5 लाख रुपए पीएनएल में चार्ज होंगे और फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 2.5 लाख रुपए पीएनएल में चार्ज होंगे। फाइनेंशियल ईयर 20-21 की जो बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 20 को, उसमें ये लाइबिलिटी 347.5 लाख पे अपेयर होगी और ये तो पे ही हो गया। तो ये हिसाब किताब है। बाकी ज्ञान की बातें आपको पता है क्या क्या लिखना है, वो अब मैं फिर से नहीं बोलूंगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन नवंबर 18 का था और इस क्वेश्चन में और इसके ऊपर के 2 क्वेश्चंस में मुझे रत्ती भर भी कोई अंतर नहीं लग रहा और हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम सेम क्वेश्चन का सिर्फ वैल्यू चेंज करके दे दे क्वेश्चन और हमको वापस से पूरा लिखें और समझाएं। नहीं, इतना बहुत है। तो सरकार मैंने अब आपका पहला सेगमेंट पूरा कंप्लीट करा दिया, जहां जहां से क्वेश्चन हो सकते थे वो सब ढूंढ ढांड के ले आया और करवा दिए। तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ AS11 इज कंप्लीट, 100% कंप्लीट, स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ AS11। सेकंड सेगमेंट था आपका फॉरेन ऑपरेशन, जिसमें फॉरेन ब्रांच, सब्सिडरी, एसोसिएट आती है, जिसको आपको क्लासिफाई करना होता है इन इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन पे क्या रूल लगते हैं सर? वही जो आप अपने ऊपर लगाते हैं, यानी वही सारे मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम में स्टॉक को क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम में अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो क्लोजिंग रेट, फिक्स असेट्स अगर आज तक रिवैल्यू नहीं हुई तो वो जो रेट जिस दिन असेट्स खरीदी गई थी, सारे खर्चे और इनकम एवरेज रेट, एचओ अकाउंट और गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ अकाउंट कट कॉपी पेस्ट, रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसफर टू पीएनएल। लेकिन अगर इसी ब्रांच का क्लासिफिकेशन नॉन मॉनेटरी हो गया तो सर ऑल असेट्स ऑल लायबिलिटी एट क्लोजिंग रेट, ऑल एक्सपेंसेस ऑल इनकम एट एवरेज रेट, एचओ अकाउंट एंड गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ अकाउंट कट कॉपी पेस्ट, रिजल्टिंग डिफरेंस is not a realized profit because now we are considering our foreign operation as our investment। और इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट तब आपके काम का है जब वो इन्वेस्टमेंट बेच दिए जाए, डिस्पोज ऑफ कर दिए जाए और आज आपने बेचा नहीं है। सो दिस प्रॉफिट अगर है और लॉस इज नॉट रियलाइज टू यू, देयरफॉर यू कैन ट्रांसफर इट टू पीएनएल अकाउंट। सो एज पर द प्रोविजन ऑफ AS11 such exchange difference will be transferred to foreign currency translation reserve FCTR में जाएगा। तो बाबू ये वाला पार्ट तो मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूं और इसके तो अपन ने खूब सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो अब वापस से वो पार्ट तो यार करना समझदारी बिल्कुल नहीं है। तो मैं एक लेक्चर लेकर और आऊंगा एंड वी विल डिस्कस द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेक्यूलेशन। तो अभी हम इस लेक्चर को यहां पे रोकते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ द फाइनल कंक्लूसिव लेक्चर ऑफ AS11 द एंड गेम। ठीक, चलिए मालिक, मिलते हैं, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।